नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वानकम और बाकी सब कुछ। In Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, Pradeep ji. Abaruyako Jango to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili and wherever there are Indians and people who are interested in India, which is, I think, the whole world. Yes. Come to think of it. We got a lot of Chinese and Swahili viewers, sir. Absolutely, absolutely, especially Chinese. Yes, sir. अभी मुक्तेश्वरानंद जी उद्धव ठाकरे जी के घर में थे, प्रदीप जी? Yes, yes, sir. अंबानी जी की शादी में गए, वहाँ पर उन्होंने वर और वधू को बहुत अच्छे तरीके से आशीर्वाद दिया, यहाँ तक कि और तो और छोड़िए मोदी जी को भी आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आकर के बोला कि आपके साथ धोखा हुआ है, उद्धव जी के साथ। ये कहा कि उद्धव जी के साथ धोखा हुआ है और लोग जितने भी हैं बड़े आहत हैं इस धोखे की वजह से, और जब तक आपको एक बार फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तब तक ये दर्द जो है ये नहीं जाएगा, ऐसा कहा गया। प्रदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। Now that is something very strong statement coming from a spiritual leader. A spiritual leader मोह माया से दूर हमेशा होता है, मगर कुछ अन्याय अगर समाज में हुआ है तो probably he speaks sometimes of that, but it is very very I mean unique for a spiritual leader to talk this kind of a language, that he would wish that the throne comes back to Uddhav Thackeray. And till then, injustice remains. Justice will not be. Ends of justice will be met only if Uddhav Thackeray is made the CM again. That's right. Now, इतना ये तो blessing भी है और threatening भी है, दोनों दे दिया कि हमने blessing भी दी है और ये नाइंसाफी तब तक रहेगी जब तक कि उद्धव ठाकरे जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। बिल्कुल सर। That was strong statement for a spiritual guru. That's right. Spiritual guru इस प्रकार से predict करना, और spiritual guru और हिंदुत्व का एक हिस्सा जो है, जो उनको मानते हैं, ये खुलेआम कह रहे हैं कि उनको दिस इज द मैसेज ऑफ हिंदुत्व, अ हिंदू लीडर, दैट उद्धव ठाकरे शुड बी प्लेस्ड इन एज अ सीएम। दैट्स राइट। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती याद रखें, और वो मातोश्री बंगलो में थे। यस यस। एंड यू कैन सी हिम राइट देयर। बिल्कुल सर। और इसके पहले वो अंबानी जी के घर में जो शादी थी वहां पर थे, और वहां पर उन्होंने मोदी जी को भी आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जहां तक उद्धव जी का सवाल है, उद्धव जी के साथ धोखा हुआ है। मतलब दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ स्ट्रांग स्टेटमेंट सर। धोखा हुआ, ही इज टेलिंग द एंटायर, यानी उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको एक मैसेज जा रहा है कि यहाँ पर अन्याय हो गया है और आपका काम है इस अन्याय को दूर करें और न्याय प्रिवेल, जस्टिस हैज टू बी प्रिवेल, जस्टिस शुड प्रिवेल। शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के उत्तराखंड में। यस यस। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू संजय द्विवेदी साहब, शिवसेना के, उद्धव ठाकरे सेना के। संजय द्विवेदी जी नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। तो सर शंकराचार्य जी खुद, अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने आकर के अब उद्धव ठाकरे जी के घर में आकर के, मातोश्री में आकर के बोल दिया कि उद्धव जी के साथ धोखा हुआ है, और लोग बड़े आहत हुए हैं इस धोखे की वजह से। और ये नाइंसाफी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक के उद्धव जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। द्विवेदी साहब बताएं ये कैसे हो गया, ये बताइए सर। बजाज जी, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। आपको धन्यवाद हृदय से, तो मैं बुलाया आपने। देखिए, आज संत महात्मा हो, शंकराचार्य हो, जनता हो, सब जागरूक है। देखिए आज ऐसा नहीं कोई जागरूक नहीं है या उसमें कोई दिक्कत उनको है। अभी माननीय मोदी जी ने कहा था संसद भवन में जो आरोप लगाया था राहुल गांधी जी के ऊपर, वो भी शंकराचार्य ने, जब शंकराचार्य जी ने पढ़ा, उनका कौवा कान ले गया, मैं कौवा पीछे नहीं भागता हूँ, कान के पीछे भागता हूँ। उन्होंने पूरा पढ़ा, देखा, पूरा वीडियो सुना और बता दिया आखिरी में कि नहीं, राहुल माननीय जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने स्टेटमेंट सही दिया था, लेकिन तोड़ मोड़ के पेश किया गया। ये चीज शुरू से चलती रही, जो सरकारें गिराई गई, माननीय उद्धव ठाकरे सरकार गिराई गई, शंकराचार्य जी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सरकार गलत तरीके से गिराई गई, संगठन बाहर ले लिया गया, चुनाव चिन्ह ले लिया गया, संगठन का नाम ले लिया गया,
जो शायद चुनाव आयोग के इतिहास में इस देश में पहली बार हुआ होगा ऐसा। तो शंकराचार्य जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, धोखा हुआ आपके साथ और आप पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए जनता ने अभी दिखा दिया, जनता जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें दिखाया, जो लोकसभा चुनाव हुए, जबकि लोकसभा चुनाव में जब समझता हूँ मैं तो काफी समय चुनाव देख रहा हूँ लोकसभा विधानसभा के, लोकसभा का चुनाव बड़ा कठिन होता है। आप जो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है उसको डिफेंड करना, उसको काटना, और वो प्रधानमंत्री वहां आ भी रहा है स्टेट में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हर स्टेट में पहुंचे, उसमें से काटना, तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं जो महंगाई बेरोजगारी जो देश में आज चल रही है, जिसके लिए कहते हैं सब चंगासी, जो चंगासी का शब्द इस्तेमाल करते हैं सरकार हमारी, या माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी की सब सही, देश में सही है। अभी मुझे जानकारी मिली थी कि जो पहले सऊदी अरब से आता था कच्चा तेल, लेकिन वही कच्चा तेल जब सऊदी रूस से मंगाया गया उन्होंने 15 से 20% जो है सस्ता दिया। 4 कंपनियों को फायदा हुआ, कोई बात नहीं, उनको फायदा हुआ, अच्छी बात है, देश में कंपनियां लगी हैं, फायदा होना चाहिए। लेकिन जो 900 करोड़ 1000 करोड़ का जो फायदा हुआ वो देश की जनता को पेट्रोल डीजल में नहीं हुआ। जो सबसे बड़ा दुखद है आज जो दिक्कतें हैं देश में कि जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज जो लाभ मिल रहा है वो इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, और या जो आपके उद्योगपति उनको मिल रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जनता है, हमारी देश की जो गरीब जनता है, लेबर कास्ट जनता है, जो रियल एस्टेट में काम करती है या और फैक्ट्रियों में काम करती है, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार कह रही मैंने साहब 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, तो साहब 5 किलो आपने अनाज तो दे दिया, लेकिन अनाज में सब्जी भी आती है। द्विवेदी जी, मैं आपको सिर्फ वो शंकराचार्य पे, बिकॉज वहां से शुरुआत वजह साहब ने किया था, शंकराचार्य ने जो आशीर्वाद दिया उद्धव ठाकरे जी को कि आपके खिलाफ अन्याय हुआ है, तो ये पूरे देश ने देखा है कि शंकराचार्य कह रहे। मगर आपको याद होगा कि अन्याय किस प्रकार से शंकराचार्य को मालूम पड़ा, बिकॉज कोर्ट ने उद्धव जी के फेवर में कोई डिसीजन दे दिया नहीं, सब पेंडिंग है। जो भी डिसीजन आया है उद्धव जी के खिलाफ आया है, 40 एमएलए इस तरफ आए, उनको कोर्ट ने रेटिफाई कर दिया है, कोई अन्याय नहीं था। सिंबल चला गया, उसको कोर्ट ने तो किस प्रकार से शंकराचार्य को ये ज्ञान आया कि ये डिसीजन इलीगल, बिकॉज ये बहुत सिग्निफिकेंट है, कोर्ट का डिसीजन किधर आया नहीं। और जो आज ही संजय राउत ने आलोचना किया था कि कोर्ट डिले हो रहा है, मगर शंकराचार्य उस नतीजे पर पहुंचा है कि उद्धव जी के खिलाफ इलीगल काम हो गया है, अन्याय हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है संजय द्विवेदी जी। देखिए प्रदीप, 2 चीजें मैं बता दूंगा आपको। पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जिसमें 11 बेंच थे, उसमें 16 सदस्यों की सदस्यता का भी एक काम था जो उन्होंने बृहस्पति को दे दिया। उन पूरे पॉइंटों में असंवैधानिक सरकार, राज्यपाल का संवैधानिक कार्य लिखा था, विधानसभा अध्यक्ष असंवैधानिक कार्य लिखा था, 11 पॉइंटों में असंवैधानिक सरकार का जिक्र किया था मानी। हाँ, इतना नहीं, उन्होंने कहा था उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री होते, इस्तीफा न दिया होता तो मैं पुनः मुख्यमंत्री बना देता। लेकिन जब असंवैधानिक सरकार बनी हुई है और जो संविधान को सरकार मानती नहीं है, तो वो सरकार बनी हुई है, तो मजबूरी ये है, उन्होंने उस कोर्ट के आदेश तक कुछ नहीं दिया। जहां तक शंकराचार्य की बात है, मैंने क्या कहा, आज शंकराचार्य हमारे जो है, या जनता हमारी जो है, बहुत ज्यादा, आप समझ लीजिए, पढ़ी लिखी हो गई है। उनको शंकराचार्यों को भी पूरी जानकारी है, देश के कोने कोने से उनसे लोग भक्त मिलने आते हैं, वो जानकारी देते हैं, दूसरी जगह जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जो जानकारियां इनके पास हो रही हैं, या खुद जानकारी इकट्ठी करते, उससे उनको लगा कि साहब यहाँ सरकार जबरदस्ती गिराई गई थी, चुनाव चिन्ह ले लिया गया था, संगठन ले लिया गया था, सरकार गिरा के पुनः भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो ये धोखा दिया था, क्योंकि 30 साल से गठबंधन में थे। देखिए धोखा शब्द जो है इस्तेमाल किया, धोखा और किसी पार्टी गिरा दे कोई बात नहीं, लेकिन हम 30 साल से गठबंधन में थे। 30 साल से गठबंधन होने के बाद जब हमारी सरकार गिराई गई, हमें धोखा दिया गया। ये बिल्कुल जो गद्दार हमारी टीम से निकले, उन्होंने धोखा दिया संगठन को। जो माननीय शंकराचार्य जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा कि जो गद्दार निकले थे हमारे, उन्होंने धोखा संगठन को दिया। माननीय उद्धव साहब ठाकरे धोखा दिया, माननीय बाला साहब ठाकरे धोखा दिया। बट द्विवेदी जी, आज संजय राउत जी ने सब पे आलोचना किया, जुडिशरी पे, लॉ एंड जो जुडिशरी है उन पे आलोचना किया कि
80 एमएलए, 40 शिव से उद्धव जी के और 40 शरद पवार साहब के डिफेक्ट होकर वहां पर गए, और अब तक कानून, न्याय, सब चीज, सब लोग चुप है कि यहां पर कोई डिसीजन हुआ नहीं है। ये 80 एमएलए गए, 40 यहां से, तो उन्होंने आलू के तारीख पे तारीख, संजय राउत जी का कहना है तारीख पे तारीख, हमको उलझा दिया तारीख पे। ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। सेंट्रल और जुडिशरी पे उन्होंने, आप डायरेक्टली जब बोलते हैं इसका मतलब है जुडिशरी पे उन्होंने प्रश्न उठाया कि तारीख पे तारीख क्यों नहीं। जुडिशरी देखिए प्रशिक्षण नहीं लगा उठाया है, प्रशिक्षण वाली बात नहीं कह सकते आप। उन्होंने सही चीज उठाई। क्या सरकार जब 4 महीने बाद खत्म हो जाएगी तब ये केस टेकअप होंगे? जो 40 विधायक उनके गए, 40 विधायक हमारे गए हैं, तारीख पड़ रही है, और चूंकि सेशन खत्म हो जाएगा, 4 महीने बाद सेशन खत्म हो गया तो वो केस बेकार हो गए। तो माननीय संजय राउत जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। अब तारीख देने का समय नहीं है, अब समय देने का है रिजल्ट, कि हमारे जो 40 विधायक इनके टूटे हैं, दरबदर कानून का विरोध करके टूटे हैं, जो हमारे टूटे हैं 38 से 40 विधायक जो टूटे हैं, उन्होंने दर बदल कानून का विरोध किया ही नहीं किया। ये बहुत बड़ी चिन्ह है आज की डेट में, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो संविधान के खिलाफ है, वो तो मान नहीं रही हमने असंवैधानिक कोई कार्य किया है। तो जब सरकारें इस तरह के काम करने लगती हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जनता या पार्टियां मुंह देखती हैं, उनको भगवान मानती हैं। तो हमारे तो भगवान है जज साहब, उनको देखना चाहिए इस मैटर को, और जल्द से जल्द। लेकिन ये पहली बार थोड़ी हुआ है सर, आप मुझे बताइए जी। 2 चीजें पहली बार हुई हैं, 2 पार्टियों का सिंबल और नाम ले लिया गया है, मैं मानता हूं वो पहली बार हुआ है, लेकिन इस प्रकार की जजमेंट का ना आना पहली बार थोड़ी हुआ है सर। ये जजमेंट आती है असेंबली की लाइफ खत्म होने के बाद, उस जजमेंट का फायदा क्या हुआ ये तो बताओ, क्या फायदा होगा उसका? उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो चुका है जी, बिल्कुल स्टेटों में हुआ है ऐसा जी। मैं तो जनरल बात इसीलिए हमने यहाँ से एक सालाना बात कह दी कि जब 4 महीने बीत जाएंगे तो इस जजमेंट का क्या मतलब होगा? तो जजमेंट का कोई मतलब ही नहीं फिर है। तब नई सरकार आ चुकी होगी, नई सरकार बन चुकी होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, माननीय हाई कोर्ट के जज, उनको देखना चाहिए कि सब जल्दी इसका निर्णय, कम से कम पक्ष विपक्ष जिसमें निर्णय देना हो। लेकिन एक चीज है, जब माननीय आदरणीय सम्मानीय चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा, ये उनके खुद के अल्फाज हैं, ऑन रिकॉर्ड है सर। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की जो गतिविधि होती है उसका तो लाइव टेलीकास्ट होता है। उन्होंने खुद कहा, अगर उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा नहीं देते, वी वुड हैव रिस्टोर्ड हिज गवर्नमेंट, क्योंकि द कॉन्फिडेंस मोशन इटसेल्फ वाज इलीगल, ऐसा जज साहब ने खुद कहा है। तो मेरी समझ के बाहर है ये, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो सर एडवोकेट हूं नहीं, प्रदीप जी एडवोकेट हैं, आप भी शायद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। मेरी ये समझ के बाहर है कि अगर वो इलीगल था तो ये लीगल कैसे है, मेरी समझ के बाहर है सर ये। मैंने इससे पहले जो भी बात की थी आपकी, उसमें सुप्रीम कोर्ट जिक्र किया था, उसमें कहा था 11-12 जो बिंदु थे उन सबको असंवैधानिक कह दिया था, चाहे राज्यपाल हो चाहे जो भी हो, सबको संवैधानिक कह दिया, और वो सरकार चल रही है। तो संविधान को कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, इसको आप, ये जनता देख रही थी, जनता ने जवाब दिया। वेरी फ्रैंकली संजय द्विवेदी साहब, इट वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल, ये समझ में आता अगर माननीय आदरणीय उच्चतम न्यायालय ये कहता कि भाई ये सरकार बर्खास्त होती है, गवर्नर रूल लगाया जाए, नए चुनाव कराए जाए, नए चुनाव कराए, ये समझ में आता। वेरी फ्रैंकली ये जो हुआ ये समझ में नहीं आया ये क्या है? लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं कानून का विशेषज्ञ हूं नहीं, मुझे कानून का ज्ञान है नहीं, और सबसे ज्यादा ज्ञानी ध्यानी कानून के तो उच्चतम न्यायालय हैं, तो उनके सामने कौन कुछ कह सकता है? सिर्फ यही कह सकता है, भाई जो आपका निर्णय सराखों पर, थैंक यू जी। बजाज साहब मगर फिर क्रॉस वोटिंग हो गए विधान परिषद इलेक्शन जी, करेक्ट। फिर क्रॉस वोटिंग हुआ है द्विवेदी जी, और आप ही के कुछ लोग क्रॉस वोटिंग किए, और संजय राउत जी ने कहा कि आरोप लगाए 10 से 25 करोड़ का हेरा फेरी एक्सचेंज हो गया है क्रॉस वोटिंग के लिए। उन्होंने कहा जिन गद्दारों ने फिर क्रॉस वोटिंग किया उनको करीबन फंड अलॉटमेंट 200 करोड़ के आसपास फंड अलॉटमेंट हो गया है
फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो अजित पवार जी के, तो ये एक के बाद एक आलोचना, एग्रीकल्चरल प्लॉट्स दिया गया है, संजय राउत जी का कहना है, तो फिर क्रॉस वोटिंग हो रहा है और ये लगातार एनडीए के माध्यम से क्रॉस वोटिंग हो रहा है। तो क्या ये लीडरशिप क्राइसिस है संजय द्विवेदी जी, कि लोग जुड़े हुए मगर लीडर पे उनको विश्वास नहीं है तो क्रॉस वोटिंग हो रहा है? क्या है ये? क्या ओनली मोटिवेशन पैसा है? इसे आप लीडरशिप क्राइसिस नहीं कह सकते हैं, इसे लीडरशिप क्राइसिस नहीं कह सकते हैं आप। जहां तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, देखिए अभी 13 जगह उपचुनाव हुआ, 10 सीटें गठबंधन ने जीत ली, 2 इनको मिली। पश्चिम बंगाल में हार गए, उत्तराखंड बद्रीनाथ सीट हार गए। अब देखिए 10 सीट हारे और बिहार में भी एक निर्दलीय जीता है, निर्दलीय जीता। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि देखिए बद्रीनाथ सीट हार गए जी, जहां पे हमारे बद्रीनाथ स्थापित है वहां विधानसभा चुनाव में वो सीट हार गई है जी। देखिए जहां जहां विधायक खरीदने की बात होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा ईडी के माध्यम से ले लिया, मैं तो बिल्ली कहता हूं सर, ईडी के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड में पीएम केयर फंड में इतना पैसा आ गया है जो अरबों खरबों रुपए जो है 20 जो वो पैसा किस लिए रखा हुआ है, या जो इनके मित्र हैं जिनको पूरे देश में काम दिया जा रहा है, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे कोई भी काम हो, रियल एस्टेट काम जो है जो भी आप इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनको दिया जा रहा है। तो जो इस तरह की जो काम हो रहे हैं, इस तरह से चीजें हो रही हैं, जो देखिए जब चुनाव जो भी होगा, विधायकों चुनाव अगर है या कहीं सरकार गिरानी है, ये गिरा लेंगे, लेकिन जनता के बीच अगर ये जाएंगे अब तो ये जीत के नहीं आएंगे। ये मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ, आज आपसे बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ, जनता के बीच में जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए नहीं जीत के आएगी, ना भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। ये बताएं सर ये बताएं प्लीज, अभी जो चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव हुए, मैं मानता हूं आप लोगों का नाम नया था, आप लोगों का चुनाव चिन्ह नया था, इफेक्टिवली एक नई पार्टी आपकी नई पार्टी थी ना, एक मतलब अगर देखा जाए तो बिल्कुल नई पार्टी। हाँ जी हाँ, बिकॉज चुनाव चिन्ह आपका नया नया है, किसी को मालूम नहीं है मशाल है नहीं है क्या है, और उसका कोई ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ, उसके बावजूद आप 9 सीटें जीत के आ गए। अब क्या बहुत अच्छी तरीके से आप अपने चुनाव चिन्ह को पब्लिसाइज करेंगे, अच्छी तरह हर गांव में जाएंगे। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की का आंतरिक विश्लेषण भी जो हुआ है वो इस निर्णय पर पहुंची है कि उद्धव ठाकरे जी के बिना वो महाराष्ट्र नहीं जीत सकते। तो क्या कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है किसी भी जगह से कि उद्धव जी और बीजेपी दोबारा एकजुट हो जाएं? द्विवेदी जी देखिए बजाज साहब, हमारे कपड़े फटे हुए हैं। अभी आपने कहा नया चुनाव चिन्ह, नई पार्टी, हमें तो हमारे पास तो खोने कुछ है ही नहीं, आप समझ लीजिए जी। खोने का तो जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर इतना सही होता तो 30 साल से हमारा गठबंधन चल रहा था, उस गठबंधन को तोड़ते क्यों? ये आप बहुत मामूली बात समझिए, इन्होंने अपने फायदे लिए गठबंधन तोड़ा। और उस समय मैंने डिबेटों में कहा था कि जो गठबंधन इन्होंने तोड़ा है क्योंकि 2 ऐसी पार्टियां देश में जो हिंदुत्व के नाम से है, एक बीजेपी है, एक शिवसेना है। इन्होंने सोचा कि शिवसेना को मैं खत्म कर दूं तो जो आज कांग्रेस अलायंस हुआ हमारा, जो गठबंधन हमारा बना है इंडिया गठबंधन, उसमें शिवसेना जो है वो हमारी हिंदुत्ववादी पार्टी है और उसके बाद बाकी पार्टियां हैं। आज मुसलमान जो हमारे दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनको विश्वास हो गया माननीय उद्धव ठाकरे के ऊपर। अब देखिए बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपसे, आज हर वर्ग को शिवसेना के ऊपर विश्वास हो गया है कि नहीं ये जो है ये संगठन जो है ये हमको सही राह दिखाती है, सही ढंग से काम करती है। तो जब इस तरह के संबंध हो जाते हैं तो निश्चित आप जान लीजिए कि जो पीछे वाला है जिसने आपके संग गद्दारी की, जिसने आपका संगठन तोड़ा, उनको आज मालूम पड़ रहा है कि हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे की संगठन तोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। बाला साहब के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, हर डिबेट में कहते हैं, कहीं फोटो लेके आते हैं, कहीं डिबेट में कहते हैं, आज तक बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न नहीं दिया इन्होंने। भारत रत्न जो है वो बाला साहब ठाकरे को नहीं दिया सर, वो तो वीर सावरकर को भी नहीं दिया, वीर सावरकर को नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूँ, वीर सावरकर इतनी बात करते हैं, वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया। और राम सेतु को अभी तक राष्ट्रीय धरोहर का स्टेटस नहीं दिया, ओहदा नहीं दिया अभी तक। इसके बावजूद कि 2015 में
एफिडेविट है मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग इसको एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने जा रहे हैं। 2015 की बात है सर, 9 साल हो गए, अभी तक नहीं दिया। देखिए एक चीज मैं बिहार साहब मैं खुद कहता हूँ, एक चीज, राम मंदिर को लेके इन्होंने कितना तमाशेबाजी की, जबकि राम भगवान जो हमारे आस्था के विषय है, हमारे विश्वास है, आराध्य हमारे हैं। आज क्या है, जो भूतकाल में 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, आज उसका रोना रोया जा रहा है। इस देश की जनता जो हमारी है, जो 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार बनवा चुकी है, उनको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, इसलिए हैं, इनको आपके मुद्दे तो बचे नहीं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र, संविधान को नहीं ठीक कर सकते, अग्निवीर वाला मैटर सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो आपके जो नेट में जो परीक्षार्थी जो हमारे हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर नहीं कर सकते। द्विवेदी साहब, ये संविधान हत्या दिवस इसलिए मना रहे हैं कि लोगों के दिमाग से अब तक वो चीज नहीं निकले कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। सकाल का सर्वे आया था, सकाल न्यूज़पेपर का सर्वे, उसमें कहा कि आज भी लोगों के मन में वो डर है कि ये सरकार संविधान से खेलने वाले, संविधान को चेंज करने वाले। पूरे मुसलमान समाज एक साथ मिलकर एमवीए के साथ है। सकाल सर्वे के हिसाब से ये भी है कि अब अगर इलेक्शन होगा, एमवीए फिर जीत जाएगी, फिर एमवीए विल बी द विनर। तो ये डर है कि आपने गलत बयान कर दिया, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। बोले संविधान को खात्मा आपने किया है। द्विवेदी जी, आज जेपी नड्डा ने स्टैटिस्टिक्स दिया है, 90 बार आपने, कांग्रेस ने डिस्टेबलाइज किया इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को। कांग्रेस ने 90 बार आंकड़ा देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आपने संविधान का हत्या किया है, और आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे कि संविधान खतरे में। सर एक चीज मुझे बताइए, प्रदीप जी, एक चीज मुझे बताइए, अगर संविधान में निहित कोई धारा 302 थी, माने पहले 302 धारा के खिलाफ के उसके ऊपर अगर किसी आदमी को दंड दिया जाता है तो क्या संविधान की हत्या हो गई है? मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को। अगर संविधान में जो निहित है धारा है, जो निहित आर्टिकल है, उनके अनुसार अगर इमरजेंसी लगाई गई, उनके अनुसार अगर सरकार गिराई गई है 356 के हिसाब से, लेकिन जो सरकार उन्होंने मध्य प्रदेश में गिराई, इस्तीफा लेके, जो कर्नाटक में गिराई, जो महाराष्ट्र में गिराई, वो किस संविधान के अंतर्गत है मुझे बता दे। एनडीए कोई नेता मुझे बता दे इस चीज को, वो किस संविधान के अंतर्गत आता है। जो सरकारें गिराई गई हैं, शिवसेना का संबल वापस लिया गया, शिवसेना का नाम, पार्टी नाम लिया गया, वो चुनाव में कहाँ लिखा हुआ बता दे मुझको आप। चुनाव आयोग में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी पार्टी का नाम। संजय द्विवेदी जी, कहने का मतलब ये हुआ आपके मुताबिक 356 के तहत जो सरकारों को बर्खास्त किया गया, वो संवैधानिक तरीके से बर्खास्त किया गया, वहां पर गवर्नेंस रूल लगा और 6 महीने के बाद वहां चुनाव हुआ जी। आपके कहने के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा और उसके बाद अपनी सरकार बनाई। ये सरकारें तोड़ी जी, सरकारें तोड़ी जी। तो फिर क्या जब कांग्रेस ये बात कहेगी, जैसे आप अभी ये बात कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं है कि सामने से ये आर्गुमेंट आएगी कि भाई हमने तो संवैधानिक तरीके से जो कुछ किया वो किया, आप तो असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। तो संविधान का हक की हत्या कौन कर रहा है सर, बताएं। नहीं, हम तो संविधान के तहत काम के नाम ने कांग्रेस जो सरकारें गिनाई, 90 सरकारें गिनाई, वो संविधान में निहित है ना जी, 356 में निहित है ना। लेकिन जो आपने महाराष्ट्र सरकार गिराई, दल बदल कानून होते हुए भी, और दल बदल कानून का आपने अप्लाई नहीं करवाया, उसमें दल बदल कानून में क्या है। देखिए वहां देखिए 2 तरह की सरकारें गिराई। एक मध्य प्रदेश में गिराई, वहां चूंकि उनकी सीटें ज्यादा थी तो उन्होंने 20 विधायक इस्तीफा लेकर सरकार बना ली, वहां इस्तीफा दिलवा दिया। यहाँ चूंकि सीटें नहीं कम थी, और शपथ ग्रहण कोविड के वक्त हुआ, कोविड के वक्त जब लॉकडाउन था। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह सरकारें गिराई उन्होंने, तो वो किस संविधान की धारा मुझे बता दीजिए आप, किस धारा में। और कर्नाटका में भी यही हुआ, कर्नाटक में ही, उत्तराखंड में यही हुआ। 25 जून संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा हर साल। द्विवेदी जी, अमित शाह, मोदी जी बोले ऐसे डार्केस्ट डेज ऑफ डेमोक्रेसी इस देश के इतिहास में कभी नहीं देखा, हर साल उसको मनाया जाएगा।
तो क्या यह पॉलिटिकल है? सर हत्या का मतलब क्या हुआ? संविधान अरे हत्या का क्या मतलब? संविधान मर गया क्या? संविधान यही मैं कहने जा रहा हूं मैं आपसे, संविधान की हत्या नहीं हो सकती है। संविधान की हत्या जो शब्द दिया गया है ये गलत है। ये संविधान की हत्या नहीं हो सकती, मैं बार बार कह रहा हूं। आपने जो संविधान जो हमारा, जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, उसी का आपने हत्या कर दी। तो जिसने ये बनाया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसने इसका नोटिफिकेशन जारी कराया है, वो कितना पढ़े लिखे हैं वही जान सकते हैं। हाँ, कोई दूसरा दे देते कि संविधान का मखाल उड़ाया गया, संविधान का ये किया गया, संविधान सुरक्षा दिवस बोल देते, ऐसी क्या बात है? कुछ भी कह देते सर, लेकिन संविधान की हत्या शब्द जो है, संविधान हमला दिवस, संविधान आक्रमण दिवस, कुछ भी आक्रमण दिवस कुछ भी कह देते, लेकिन हत्या शब्द इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं ना। मतलब संविधान खत्म क्या मतलब है? तो मतलब हो गया, मतलब कहने का मतलब ये हो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि संविधान में संशोधन हो गया संविधान चेंज हो गया, मतलब यानी वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ना उन्होंने, संविधान की तो हत्या हो गई। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया ना। हाँ सर, गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ सबसे गजट पहली बार। सर जारी गैजेट हुआ, नोटिफिकेशन में सबसे पहली बार हत्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यस, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में पहली बार है जी। यही मैं बार बार कह रहा हूं, मैं डिबेट में बात कर रहा हूं कि ये चीज गलत है, इस तरह की चीजें को नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए भाई, वो प्रधानमंत्री है, वो हमसे बहुत बड़े हैं, हमसे ज्यादा जानकार हैं, संविधान ज्ञाता है, संविधान के निर्माता भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं, संविधान हत्या शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। मैं बार तो बार राहुल गांधी जी जो संविधान का छोटा पुस्तक लेके हमेशा अपने जेब में रख के बार बार निकालता है, वो एक खतरा दिख रहा है बीजेपी को। वो और राहुल गांधी जी ने पूरे इंडिया लाइन सबको कहा कि आपको संविधान को कॉपी लेकर घूमना चाहिए। तो क्या ये बीजेपी रियली एक थ्रेट देख रहे हैं कि आने वाले सब चुनाव में इसका इफेक्ट होने वाला है? द्विवेदी जी, इफेक्ट दिखाई पड़ने लगा सर, जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ने लगा है। अभी लोग, अब जो उपचुनाव हुए हैं 13 सीटों पे, उसमें देखिए दिखाई पड़ रहा है, तो वो तो दिखाई पड़ने लगा, ऐसा नहीं है भाई। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, जनता ने आपको 10 साल मौका दिया, आपने कहा महंगाई खत्म कर देंगे, आपने कहा हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में चला गया भ्रष्टाचार। पूरा भ्रष्टाचार जो आपका था वो चला गया इलेक्टोरल बॉन्ड में, और जो बाकी भ्रष्टाचारी थे वो आपकी पार्टी में आ गए। आपने कहा महंगाई हम खत्म करेंगे, आज महंगाई का आप आलम देख लीजिए। जनरल आदमी जो है, गरीब आदमी है जो है, मध्यम वर्गीय जो है, उसकी तो लुटिया डूबी जा रही है। आपने कहा 35 रुपए में डीजल पेट्रोल बिकेगा, आप ही तो कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था, तो वो 100 रुपए से ऊपर हो गया। तो जिस तरह की चीजें जो देश में चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, उसको देखने वाले नहीं। हाँ, संविधान हत्या का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आदेश आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिए थे, आपने तो अध्यादेश लाके आपने तो फिर गवर्नर को दे दिए, इसमें तुरंत काम हो जाता है सर। इसीलिए जनता ने अब की बार क्या किया, जनता ने 240 सीटें लाके दे दी। ये मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा संजय द्विवेदी जी, बाकी देश में भले ही जो कुछ हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो दो सबसे बड़े स्टेट हैं, एक स्टेट में 80 सीटें हैं, एक में 48 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है उसमें। इन दोनों जगह पर जहां से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा यह थी कि उनको उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं तो 70 सीटें मिलेंगी और महाराष्ट्र से कम नहीं तो 40 सीटें मिलेंगी, वहां पर आपने मोदी जी का विजय रथ रोक दिया है। और तीसरी, ये आखिरी सवाल है मेरा सर, सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रहा है जो खटक रही है आज की तारीख में, आपके खुद के दुश्मनों को, राजनीतिक दुश्मनों को, व्यक्तिगत तौर पर तो कोई दुश्मन होता नहीं है, मोदी जी भी मतलब एक्चुअली स्पीकिंग अंदर से अगर उनको पूछा जाए तो उद्धव जी से बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन, और मैं सच बोल रहा हूं, ये मैं व्यंग्य के तौर पर नहीं बोल रहा हूं सर, प्लीज वो मान लीजिए सर, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे जी के बीच में आज जो अंडरस्टैंडिंग है, साथ में शरद पवार जी भी हैं, वो बहुत खटक रही है बीजेपी को। उस विषय के बारे में क्या कहेंगे सर आप? आखिरी सवाल प्लीज। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है बॉस, अभी माने कि ममता बनर्जी जी आई थी, अभी ममता बनर्जी भी महाराष्ट्र में आई थी ना, शादी में भी आई थी। जी।
आई थी, माननीय उद्धव जी से मिली, उनका मैं चुनाव प्रचार भी करूंगी। देखिए आज जो इंडिया गठबंधन बना है इतना मजबूत बन गया है सर, इतनी मीटिंग इसमें हो चुकी है। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा सर, मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं, उन्होंने इस गठबंधन की नींव रखी थी, उनको मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ सर। आज जो वो गठबंधन बना है, चाहे अखिलेश यादव जी हों सर, तेजस्वी यादव हों, ममता बनर्जी हों, और माननीय उद्धव ठाकरे हों, माननीय राहुल गांधी जी हों, या माननीय शरद पवार जी हों, ये जो और पार्टियां हैं, सबका नाम नहीं ले सकता, जो आज जो हृदय से लोग जुड़ गए हैं सर, जो हृदय से नहीं जुड़ा जाता, हृदय से, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से सब जुड़ गए हैं। आज जो आपको एकता दिखाई पड़ रही है, जो एकता है वो हृदय से जुड़ी हुई है। आपस में हर आदमी अपने अपने क्षेत्रों का वो है, सत्रक है, और देखिए हृदय से जुड़े हुए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में आप देख लीजिए, 10 साल तक एनडीए का नाम नहीं था, 10 साल तक एनडीए का नाम नहीं था। मोदी गारंटी, मोदी मोदी मोदी, जब 240 सीटें आई तब एनडीए गठबंधन आ गया। एनडीए गठबंधन की सिर्फ एक वो हुई है मीटिंग, जब इंडिया गठबंधन मीटिंग कर रही थी, एक मीटिंग इनकी हुई। तो जो देखिए एनडीए गवर्नमेंट में जो जुड़े हुए हैं वो हृदय से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में लोग जुड़े हों वो हृदय से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं। इसलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी, माननीय शरद पवार जी, और जो कांग्रेस के लोग हैं वो, उनका सबका बिल्कुल एक इस तरह का गठबंधन सर है। देखिए ये गठबंधन उनका है, ये गठबंधन है, इस तरह का गठबंधन है। देखिए ये बिल्कुल मुट्ठी बंद है। देखिए क्या बात है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय द्विवेदी जी, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने उद्धव जी के लिए कहा कि भाई आपके साथ नाइंसाफी हुई है, और इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक कि आप दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। थैंक यू। वंदे। But the fact is, Pradeep ji, the very fact that Uddhav Thackeray and Rahul Gandhi have managed to establish this understanding, that is something that the BJP really will have to work out, because I don't think the BJP can win without Uddhav Thackeray. They can't. You have to get Uddhav Thackeray back on board. They can't. The Sakal survey is very clear, and I actually don't regard the Sakal survey. Every political commentator knows the equations that if they don't break Uddhav Thackeray ji away from MVA, BJP can never win Maharashtra. And if Uddhav Thackeray, Pradeep ji, and if Uddhav Thackeray ji decides to move away from NDA back to NDA, I can assure you the entire Muslim and OBC vote will move away from him immediately. He'll have nothing left. Let's be very clear. So let's ask Bharat Soni Saab, who's been waiting, I think, for the last 7 minutes.